बाइक से आना है और बाइक को हाँ हाँ, आप ऑडियो भी ऑन करो और वीडियो भी करो और आप भी रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। कर दी है? चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट बेनिफिशिएंट। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द क्लास ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू प्रिपरेशंस। नए स्टूडेंट भी इसमें शामिल होंगे और पुराने भी हैं। आज क्लास जो है वो बैच 1 और बैच 3 इन दोनों की कंबाइंड क्लास है। और न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह पेपर जो है वो ऑलमोस्ट टाइम पे ही होने जा रहा है। तो अगर आप लोगों के माइंड में ये बात है कि डिले हो जाएगा और हम तैयारी बाद में कर लेंगे तो वो बात ख़त्म है। अगर किसी के माइंड में है कि हमें थोड़ा सा कि फ़लाँ पेपर जो है वो नहीं हो रहा तो इसलिए हमारा भी पीछे चला जाएगा, तो ये बात को जहन से निकाल दें। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताएं कि एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? बोर्ड विजिबल है आपको? ये डियर स्टूडेंट्स चैट में काइंडली बता दें। हाँ, तो आई एम टेलिंग यू पीपल कि प्लीज़ ये नोट करें। अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज दे आर टेलिंग कि अपना टाइमली चीज़ें कंप्लीट करें, क्योंकि पेपर जो है ना अप टिल नाउ यही बात है कि टाइम पे हो रहा है। ठीक है, तो टाइम पे हो रहा है मीन 21, तो 21 से 5-7 दिन आगे पीछे। ठीक है, लेकिन 5-7 दिन आगे पीछे भी नहीं 21। ठीक है, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो ऐसी होनी चाहिए दैट वी आर गोइंग टू सिट। वालेकुम सलाम, बड़े अच्छे बाद आए हैं जी आप भी। अभी इस तरह करो, चेयर बाहर से पकड़ो। आप लोग ना ये बैग्स, एक तो बैग्स आउट कर लें और चेयर्स बाहर से भी ले लें। ठीक है, तो प्लीज अपना जो लोग है ना कमर बांध लें, अपने जो दिन रात है अभी लगा लें, और क्योंकि टाइम बाद में नहीं मिलेगा, ये टाइम जो गुजर जाएगा वापस नहीं आएगा। तो आप लोग फुल जो है ना डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ फुल हार्ड वर्क स्टार्ट करें और हार्ड वर्क स्टार्ट करके चीज़ों को पकड़ें, चीज़ों को समझें। क्योंकि पेपर जो है, जो मैं जिस तरह अर्ज कर रहा हूँ आपको कि टाइम पे हो रहा है, तो टाइम पे हो रहा है तो आप टाइम पे तैयारी मुकम्मल करें। कितने हो गए जी स्टूडेंट इस वक्त क्लास में? 73। हाँ काल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो बैच 1 वाले हैं दे विल से कि सर सेक्शन 70 तो हो गया था, ऐसे ही है 71 to 76 हमारा रहता है। यस सर, बैच 1 का। तो ये 71 to 76 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। आप सर इससे पहले भी हमारे 10 सेक्शन रहते थे इसके सेल टैक्स के। ठीक है, तो वो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। सही। और तो सेल टैक्स ये 2 लेक्चर अगर आपको मिल जाएंगे तो सेल टैक्स आपका कंप्लीट है बैच 1 का। और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जिस तरह का आपने किया है ना, जितना ड्यूरेशन आपने लिया है, तो बाकी मेरे ख्याल से इतने देर में सारा कुछ कर जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हमने इतना टाइम दिया था, तो ये आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे और आपका सेल टैक्स इनकम टैक्स कंप्लीट हो चुका है बैच 1 का। बैच 3 है, बैच 3 का जो है वो हमको सारी चीज़ों को साथ लेके चलेंगे, क्योंकि एज यू नो वी हैव लिमिटेड टाइम। तो लिमिटेड टाइम में हमने चीज़ें मुकम्मल सारी करनी है। सही। तो फेडरल एक्साइज एक्ट की क्लास हुई थी येस्टरडे, और वहाँ पे हमने फेडरल एक्साइज एक्ट का सेक्शन 1 से 6 तक पढ़े थे, तो ये पढ़े थे। तो बैच 1 को ये भी मिल जाएगा, बट ये थोड़ा सा समझाना ज़रूरी है
कि लेक्चर तो ये भी मिलेगा उन्हें, 3 लेक्चर उन्हें मिलेंगे, बट उनको समझाना ज़रूरी है कि फेडरल एक्साइज एक्ट है क्या। और कल मुझसे एक मिस्टेक भी हुई थी, वो मिस्टेक का क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह ना करे वो पेपर में आए और आप गलत करके आ जाए। तो कल हमने कहा था कि कितने सेक्शन हैं फेडरल एक्साइज एक्ट के? हाँ 49 हाँ, मैंने 48 कहा था, तो आई ईट माई वर्ड्स कि मैं अपने अल्फाज को वापस लेता हूँ, वो थे 49। तो मुझसे गलती से कहा गया था, तो आपने पेपर पे बैठना है तो आपने वो गलती नहीं की, ठीक है। तो ये 49 है, आप इसको नोट करें। और बैच 1 को तो पता, बैच 3 को तो पता चल गया कि उन्होंने पढ़ा था, सही। तो इस अब आप करेक्ट कर चुके होंगे अपने आप को, और जिन्होंने करेक्ट नहीं किया उनको बता भी दें कि सर ने ये रिपीट कर दिया है कि 48 नहीं है बल्कि कितने हैं, 49। क्योंकि देखो डिफरेंस जो पड़ता है ना, जो फर्क जो पड़ता है कामयाब और नाकाम में, यूजुअली एक का कट लग रहा होता है। एक नंबर पे जैसे 82 है, 82 पे कट लग गया कि 82 से ऊपर जितने भी हैं उनका इंटरव्यू बुला लिया जाए, और इस एक नंबर की वजह से, ये वाले की वजह से अगर रह जाता है तो फिर बड़ा काम खराब होगा, सही है। तो इसलिए आपने ये करना है, 49 करना है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फेडरल एक्साइज एक्ट पाकिस्तान में बैच 1 के लिए इंट्रोडक्शन करवा के फिर हम आगे चले जाएंगे। ये फेडरल एक्साइज एक्ट है क्या? इस वक्त पाकिस्तान में फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इन फील्ड है, इन फोर्स है, जो लागू है। एक्साइज होता किन चीज़ों पे है? ऐसी चीज़ें जिनकी गवर्नमेंट कंजम्पशन रिड्यूस करवाना चाहती है, कि इनको थोड़ा खर्च करो, इनको थोड़ा कंज्यूम करो। लाइक हमने उसी को कहते हैं कि लाइक सिगरेट्स, लाइक सिगार्स, ठीक है, और इस तरह की लाइक ऐसे जूसेस या ऐसे बेवरेजेस जो कि नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, ठीक है। बोतल भी इवन के जो हम लोग स्प्राइट कोक ये वो पीते हैं, तो ये कोई हमारी हेल्थ को बेहतर नहीं करती, ये हमारी हेल्थ को जो है वो डिटेरियोरेट ही करती हैं, उसको नुकसान ही पहुंचाती हैं। तो सिगरेट का तो सबको पता है दैट इज डेंजरस फॉर हेल्थ। तो ये उसके लिए फेडरल एक्साइज एक्ट लाया गया, फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 लाया गया, और अब तक 2021 चल रहा है और इसका अक्टूबर है, स्टिल यही चल रहा है। लेकिन 2000 जो पेपर में आएगा वो पूछ सकता है कि इससे पहले क्या कोई फेडरल एक्साइज था ही नहीं? जी था। तो वो था तो कौन से वाला था? तो वो आपको पता चल जाएगा, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, तो ये था। इसके बाद फिर वो ये पूछ सकता है कि फिर ये किस डेट को आया, किस डेट को फोर्स में आया, किस डेट को इन्फोर्स किया गया। तो वो आपको पता होना चाहिए 1/7/2005। अच्छा, फिर वो ये भी पूछ सकता है जैसे इनकम टैक्स के रूल्स हैं, इनकम टैक्स रूल 2002, इस तरह क्या इसके भी कुछ रूल्स हैं? रूल्स क्या होते हैं? किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रोसीजर्स दिए जाते हैं अदारे को, एफबीआर को, वो रूल्स बनाए जाते हैं। तो क्या एफबीआर फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी कोई रूल्स हैं? तो बिल्कुल हैं, फेडरल एक्साइज रूल्स 2005। फिर ये पूछा जा सकता है कि फेडरल एक्साइज लगता किन किन चीज़ों पे है। जिस तरह हमने सेल टैक्स में पढ़ा था कि वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, कंजम्पशन, 5 चीज़ों का कहा था हमने। तो यहाँ पे क्या किस पे लग रहा है ये? वो यहाँ पे एक्सपोर्ट की बजाय बाकी 4 चीज़ों को कह रहा है कि इन पे लग रहा है, लाइक इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर के ऊपर, प्रोड्यूस के ऊपर, और कंजम्पशन के ऊपर। इस तरह करके इसको लगाया जा रहा है, सही। और ये क्या सिर्फ गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे भी लगता है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा, वो पेपर में पूछ सकता है कि फेडरल एक्साइज एक्ट इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स ओनली, सर्विसेज ओनली, गुड्स एंड सर्विसेज ओनली, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। तो आप फिर हमजा क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये लगता है ये इम्पोज होता है गुड्स एंड
सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह करके हमने इसके अंदर से काफ़ी क्वेश्चंस को बना लिया। हाँ, तो इसके इस तरह के सेक्शंस हैं, तो इसके टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 6। तो इसके टोटल चैप्टर्स जो हैं वो 6 हैं। 6। इसके शेड्यूल्स कितने हैं? 4। इसके 4 हैं। और रिसेंटली फाइनेंस एक्ट 2021 में एक को ओमिट किया गया, ठीक है, और जो है 4th शेड्यूल। ठीक है, और क्या हो सकता है जी इसमें? ठीक है, और बस यही हो सकता है इसमें, और कोई ऐसा क्वेश्चन बन नहीं रहा। तो हमारी रेड मार्कर की तरह ये है। तो ये याद रखिएगा कि सेक्शन कितने हैं? 49। चैप्टर कितने हैं? 6। शेड्यूल कितने हैं? 4, बट 1 इज ओमिटेड। लगता है इसमें है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ठीक है जी। इससे पहले सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 था, शुरू हुआ 1/7 2005 को इन्फोर्स हो गया। फिर FPR जो फेडरल एक्साइज रूल 2005 है। फिर ये वो 4 चीजें हैं जिनके ऊपर ये लगता है। ठीक हो गया जी। तो ये वाले क्वेश्चन जो है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 का हमने सर्कल बनाए जो कि पूछे जा सकते हैं। अच्छा, जिस तरह डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन क्या? डेफिनेशन क्लास होती है। देखो, नॉर्मली सेक्शन होता है, सेक्शन के नीचे सब सेक्शन होता है, लेकिन जो डेफिनेशंस होती हैं, डेफिनेशन के नीचे सब सेक्शन नहीं होते, बल्कि डेफिनेशन क्लासेस होती हैं। क्लास 2 ऑफ सेक्शन 2, क्लास 1 ऑफ, जैसे अभी ये क्लास 1 है ऑफ सेक्शन 2, तो सेक्शन डायरेक्टली क्लास आ गई, तो इसको क्लास सेक्शन का क्लासेस कहा जाता है। और इसकी जिस तरह हर एक ऑर्डिनेंस की अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, वो अपने लिहाज से चीज़ों का नाम देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में बोर्ड का वर्ड दिया गया तो उसका समझा गया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। अथॉरिटीज़ का वर्ड दिया गया तो अथॉरिटीज़ कोई और समझ लाई गई। ऑफिसर कहा तो ऑफिसर ASP या DSP उनको नहीं कहा गया, बल्कि किसको कहा गया? जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑफिसर हैं। तो इसी तरह जो फेडरल एक्साइज एक्ट है इसमें भी टर्मिनोलॉजी है। तो टर्मिनोलॉजी मैं आपको 1-2 बता लेता हूँ, बाकी आप उसको बैच 1 वाले गो थ्रू कीजिएगा और साथ में इंजॉय कीजिएगा रिकॉर्डेड लेक्चर को। ठीक है, और उससे देख लीजिएगा। बस क्विकली मैं जो इम्पोर्टेंट लगती हैं उनको बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी एक्सपीरियंस्ड भी हो गए और आपका जो व्यू है बैच 1 वालों का वो काफ़ी ब्रॉडर हो चुका है एज कम्पेयर टू न्यू वंस, क्योंकि न्यू भी साथ नए हैं। न्यू वन का हमने ज़्यादा ख्याल रखना है, आपका भी रखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या होती है जी? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वो होती है जो कि आर्डर फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डेफिनेशंस के अंदर है, तो वो कहता है कि हर वो अथॉरिटी जो कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर जो डिसीजन या आर्डर को पास कर सके, उसको मैं कहूँगा ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन इसमें उसने 2 को शामिल नहीं किया कि ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज नहीं है। एक उसने कहा एपलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा बाकी जो भी अथॉरिटीज है जो डिसीजन और ऑर्डर पास कर सकती है फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर, उसको क्या कह दिया गया? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। फिर बोर्ड का वर्ड यूज किया गया, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट बैच 1 वाले हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं है, बोर्ड्स मीन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। फिर आगे कहा गया एपलेट ट्रिब्यूनल, तो एपलेट ट्रिब्यूनल तो मेरा नहीं ख्याल कि इनको नाम पता हो, तो जो बैच 1 वाले हैं, और बैच 3 को मैंने पढ़ा दिया। बैच 3 जो नए हैं उनको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि कल ही पढ़ा है उन्होंने। तो बैच 1 वालों को एपलेट ट्रिब्यूनल, इनलैंड रेवेन्यू का सबको पता है कि ये होता क्या है। ऑफिसर ऑर्डर पास करता है, ऑफिसर के ऑर्डर के खिलाफ जो बंदा नाराज होता है, जो अग्रीव्ड होता है, वो कमिश्नर अपील के पास जाता है
कमिश्नर अपील से अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी डिससेटिस्फाई होता है, खुश नहीं होता फैसले से, वो फिर एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू के। याद रखने वाली बात ये है कि कौन सा सेक्शन है जिसके थ्रू एपलेट ट्रिब्यूनल बनता है। तो जी एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हमने डिस्कस किया कि C-130, तो वो किसके बारे में था? C-130 जहाज की बात हुई थी। एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू को जहाज के साथ हमने अटैच किया था, और ये मैंने साथ ये भी कहा था कि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पेपर में आया था। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये सिलेबस में शामिल नहीं है लेकिन फिर भी क्या था, पूछा गया था। तो एपलेट ट्रिब्यूनल की सिर्फ एक बात याद रखने वाली है कि 130 सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक जो ट्रिब्यूनल बनता है उसको एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कहा जाता है। फेडरल एक्साइज एक्ट भी ये कह रहा है कि मैं भी समझता हूँ कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के सेक्शन 130 में जाके जो ट्रिब्यूनल बन रहा है उसको एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू कहा जाता है। तो फेडरल एक्साइज एक्ट में भी अगर कोई कहीं आपस में लड़ाई हो जाती है, पार्टीज की लड़ाई मीन कि आप एक दूसरे की बात नहीं मानते, कि एक आर्डर करता है और दूसरा उसके खिलाफ अपील करता है, तो वो फेडरल एक्साइज की अपनी अलहदा से कोई जगह, कोई कोर्ट्स नहीं है, कोई अलहदा से प्लेटफॉर्म नहीं है, वही इनलैंड रेवेन्यू के फॉर्म्स को यूज किया जा रहा है। कमिश्नर अपील भी वही इस्तेमाल होता है और एपलेट ट्रिब्यूनल भी वही इस्तेमाल होता है, इसलिए सेक्शन भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का ही लिया जा रहा है। तो प्लीज ये अपीलों वाले सेक्शन जितने भी हैं, चाहे वो अपील हाई कोर्ट वाली हो, चाहे वहाँ रेफरेंस फाइल होता है, चाहे वो एपलेट ट्रिब्यूनल का सेक्शन हो, चाहे वो कमीशन इनलैंड रेवेन्यू का सेक्शन हो, सेल टैक्स में, इनकम टैक्स में और इसमें, उन सेक्शंस के टाइटल कभी भी भूलने नहीं चाहिए। चीफ कमिश्नर का सबको पता है कि चीफ कमिश्नर कौन होता है, सही है। चीफ कमिश्नर को हमें पता है कि जो अथॉरिटीज अपॉइंट होती हैं वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सेक्शन 207 में अपॉइंट होती हैं, जो अथॉरिटीज आती हैं। सेल टैक्स एक्ट में सेक्शन 30 में आती हैं और फेडरल एक्साइज एक्ट में 29। तो यहाँ पे चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी 29 में आ जाएगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू भी 29 में आ जाएगा और नीचे वाले भी अथॉरिटीज जो है वो 29 में आ जाएंगे। तो इस तरह इन तीनों को याद रखना अहम है हमारे लिए। अच्छा, फिर वो कन्वेंस की बात करता है कि कन्वेंस क्या होती है। तो कन्वेंस एक ट्रांसपोर्ट होती है, इसमें बंदे और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ठीक है, कन्वेंस हवाई जहाज भी हो सकता है, समुद्री जहाज भी हो सकता है और सारे व्हीकल भी हो सकते हैं, और सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात जानवर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कन्वेंस एक डेफिनेशन है। ठीक है, उसमें हमने कहा कि ये आप फौरन समझ आ जाएगी, ये सारे तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी आपको डाउट होगा कि जानवर भी कन्वेंस हो सकता है, तो हो सकता है। ठीक है, और साथ में क्या ये सिर्फ गुड्स के लिए नहीं बल्कि गुड्स और पैसेंजर्स उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये है। अच्छा, आगे हम डिफॉल्ट सरचार्ज का सबको पता है कि डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है। ठीक है, डिफॉल्ट सरचार्ज ये होता है कि आपका कोई टैक्स ड्यू था, आपने पे करना था, फलां डेट को आपने पे नहीं किया, तो उसके ऊपर अब लगेगा चार्ज, उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा किराया, उसे डिफॉल्ट सरचार्ज कहा जाता है। और डिफॉल्ट सरचार्ज की जिस तरह ये सेक्शन हमने याद किए, तो बाकी भी याद करने की जरूरत है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफॉल्ट सरचार्ज को सेक्शन कौन सा लग रहा है, सेल टैक्स में कौन सा लग रहा है और फेडरल एक्साइज में कौन सा लग रहा है। तो फेडरल एक्साइज में 8 लग रहा है, सेल टैक्स में 34 था और यहाँ पे 205 है। ठीक हो गया, ये वो सेक्शन है अपीलों वाले, पेनल्टी वाले, डिफॉल्ट सरचार्ज वाले, जिनको भूलना नहीं है। ये देखो अभी ये हमारे सिलेबस में नहीं है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, लेकिन हम इसको याद कर रहे हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर का पता है कि कौन होता है। डिस्ट्रीब्यूटर एक ऐसा बंदा होता है जिसको अपॉइंट करता है मैन्युफैक्चरर एक खास एरिया के लिए कि मुझसे चीज़ें खरीदो और आगे बेचो। ठीक है, तो ये आपको मैंने हल्का सा टच दिया है बैच 1 वालों को फेडरल एक्साइज एक्ट का। ये मैंने थोड़ा सा आपको फेडरल एक्साइज एक्ट के बारे में बताया। आप लोगों ने अभी डेफिनेशंस को पढ़ना है, आप लोगों ने क्या करना है,
डेफिनेशन को पढ़ना है। और आप जब इसको पढ़ना शुरू करोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा कि जैसे सेल टैक्स एक्ट को आपने पढ़ा हुआ है, सिमिलैरिटीज है। ऑलमोस्ट ये आपको 70 to 80% लगेगा कि सेल टैक्स की तरह का ही है। सही। तो अब हम ना ये सेक्शन 6 से आगे इसको ले लेते हैं कि आप ये थोड़ा सा चीज़ों को डिस्कस कीजिएगा, आपको लेक्चर मिलेगा और रिकॉर्डेड, और हम सेक्शन 7 से आगे स्टार्ट कर लेते हैं। प्लीज़ वो लिंक जो है वो काइंडली कहीं और शेयर ना कीजिएगा, आप लोग उसे तसल्ली के साथ देखें, लेकिन आगे जो है वो दूसरों के डिस्ट्रीब्यूट ना करें, क्योंकि ये अगर शेयर करना है तो हमें बता दीजिए कि हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्लीज़ ना कीजिएगा। ये यूट्यूब पे जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी उन्होंने नहीं, उनको अब नहीं ना मैं कर रहा, उनको तो मैं अनलिस्ट कर रहा हूँ, मैं उनको डायरेक्टली शेयर नहीं कर रहा। वो अभी जो आपने 137 वाला देखा होगा वो लिस्ट में शामिल नहीं है, वो लिस्ट के बगैर है। अभी जिसके पास लिंक होगा वही देख सकता है, तो अगर आप लोग दिखाओगे तो देखेगा, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। आप लोग रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, आपके लिए वो होगा, लेकिन अगर आप किसी को दोगे तो फिर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। वो आपने प्राइवेट लगाया। हाँ, तो इसको भी हम आने वाले दिनों में 2-4 दिन में ख़त्म करके तो कोई और वार्ड पे जाके आप जो भी लेक्चर होंगे सारे देंगे इंशाल्लाह। ये सारे पीछे ना पढ़ने सर आपने कह दिया था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग देख सकें। लेकिन मुझे जो आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, कि आप में से कोई है और कोई नहीं है, क्योंकि वो मेरी क्लास का ही स्टूडेंट है और वो थोड़ा सा मैं पता भी चल गया वो कौन है, ठीक है जी। और चलिए हमने उसके साथ जो भी करना है, क्योंकि लीगल वे ही होता है, तो लीगल वे हम अडॉप्ट करेंगे उसके साथ। लेकिन प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ही है कि ये हमारी मेहनत है तो हमें इसका रिवार्ड भी हमें लेने दें, ठीक है। अगर मेहनत से आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो आप हमें इनबॉक्स ज़रूर करें अलहदा से, क्योंकि चीज़ वो होती है कि आप हाईलाइट करें और उसका फ़ायदा हो कि चीज़ें चेंज हो, तो आप मुझे इनबॉक्स करें, हम उसको बेहतर कर देंगे सेपरेटली। सही। और ये शुरू से है, पहले दिन से, कि हमें जिसने भी अच्छी सजेशन दिया हम उसके साथ, कोई भी सजेशन दिया हमने अपने आप को उस तरह मॉडिफाई किया है कि हाँ यार ये स्टूडेंट इस तरह से कह रहा है तो इसकी बात ठीक है कि हमें उस तरह करना चाहिए। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। आगे है लाल किताब। तो लाल किताब ली है अभी तक की या नहीं ली? नहीं ली। तो इसके सेक्शन के टाइटल भी याद करने फर्ज है, सेक्शंस के टाइटल याद करने फर्ज हैं कि मिस नहीं करना। अच्छा, 7वां सेक्शन जो है ना बड़ा अजीब तरह का है, लेकिन अजीब तरह का तो हमने पढ़ना तो है कि ये जी आप मुझे बताते जाए, मैं लिखता जाता हूँ कि सेक्शन 7 डील्स विद, इसके पास है जी, चलो बोलो आप। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजंस, applications of the provisions of the provision of the Sales Tax Act of the Sales Tax Act 1990। ये देखो बात जो मैं आपको अर्ज कर रहा था कि फेडरल एक्साइज एक्ट और सेल टैक्स एक्ट में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं, आपस में बहुत सी चीज़ें आपस की इनकी मिलती हैं। तो यहाँ तक उसने कह दिया कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी सेल टैक्स मोड के अंदर। कहा था ना कि जिस तरह सेल टैक्स लगता है उसी तरह फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो इसमें इस सेक्शन में जो याद रखने वाली बात है वो कहता है कि अगर इस सेक्शन के इस फेडरल एक्साइज एक्ट के 4 शेड्यूल हैं, तो उसने कहा शेड्यूल नंबर 2, शेड्यूल नंबर 2 में कुछ गुड्स लिखी हुई है, ठीक है। वो गुड्स सारी की सारी जिनका नाम शेड्यूल 2 में है, तो उस पे जो सेल टैक्स एक्ट 1990 है इसकी प्रोविजंस भी अप्लाई हो जाएंगी। है तो फेडरल एक्साइज एक्ट, लेकिन जिन गुड्स को नाम जो है उन्होंने लिख दिया है शेड्यूल 2 के अंदर, तो उन पे क्या होने जा रहा है,
सेल टैक्स एक्ट 1990 की प्रोविजंस भी लग रही हैं। फिर उसने कहा कि गुड्स के अलावा कुछ सर्विसेज भी होती हैं। जी बिल्कुल होती हैं। तो सर्विसेज कहाँ पे लिखी हुई हैं? उसने कहा एफबीआर मुख्य नोटिफिकेशन देता है। क्या आते हैं? नोटिफिकेशंस एफबीआर देता है। तो एफबीआर के नोटिफिकेशन के अंदर जो सर्विसेज लिखी हुई हैं, अभी देखो सर्विसेज जो क्लीनिंग करने वाला है वो भी सर्विसेज कर रहा है, कोई मेंटेनेंस कर रहा है वो भी सर्विसेज दे रहा है, कोई आर्किटेक्ट है तो वो भी सर्विसेज दे रहा है, अकाउंटेंट सर्विसेज दे रहा है, वकील साहब सर्विसेज दे रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट एसीए में सर्विसेज दे रहा है। तो नोटिफिकेशन एफबीआर का, एफबीआर के नोटिफिकेशन में जो सर्विसेज लिखी हुई हैं जो इससे रिलेटेड है, उन सर्विसेज के ऊपर भी सेल टैक्स एक्ट की प्रोविजन जो है 1990 की वो अप्लाई हो जाएंगी। तो जब इनकी प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगी तो जो इनपुट आउटपुट का हिसाब है, तो इनपुट जो डिडक्शन होती है, इनपुट क्या होती है? डिडक्शन होती है कि आप पे जो टैक्स बनता है, जो आप लेट्स सपोज आप पे 1 लाख रुपया टैक्स बन गया। क्यों बना? क्योंकि आपने गुड्स को बेचा और बेच के आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। क्योंकि जब आप बेचते हैं कोई चीज़ तो जो भी रेट है उस रेट के साथ एक तो आप जो बेचते हैं उसकी कीमत लेते हो, साथ में सरकार का पैसा इकट्ठा करते हैं। लाइक आप शैम्पू खरीदते हो तो शैम्पू लेने जाते हो तो शैम्पू तो मिलता है, लेकिन साथ में जो कीमत पे करते हो शैम्पू की भी पे करते हो और साथ में टैक्स भी पे करते हो। टैक्स के बगैर तो नहीं मिलता ना, टैक्स भी होता है। इसी तरह बोतल लेने जाते हो, शिजान लेने चले जाओ, 7 अप लेने चले जाओ, स्प्राइट लेने चले जाओ, तो एक तो आप उनकी कीमत देते हो जो कि मालिक के पास जानी है जो बेच रहा है, और एक उसमें से कुछ हिस्सा आप देते हो जो कि मालिक के पास तो जाएगा लेकिन मालिक पकड़ रहा होगा कि एफबीआर को देना है। ठीक है, तो ये उसने पकड़ा कि जो कि एफबीआर को देना है वो ये है। लेकिन मालिक ने भी तो बोतलें खरीदी होंगी, मालिक ने भी शैम्पू खरीदे होंगे। जब उसने खरीदे होंगे तो उसने भी एफबीआर को पहले से कुछ पैसे दिए होंगे, जो कि हम परचेजेस पे टैक्स जिसे कहते हैं कि परचेज करते हुए जो सेल टैक्स दिया हुआ है वो है। तो उसकी एडजस्टमेंट जो होती है, एडजस्टमेंट मीन जो डिडक्शन होती है, तो अगर प्रोविजंस अप्लाई हो गई हैं तो फिर आपको एडजस्टमेंट भी, डिडक्शन भी मिल जाएगी, आपको अलाउ हो जाएगी। तो ये गुड्स, ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गुड जो शेड्यूल 2 में है और सर्विसेज कौन सी जो एफबीआर के वक्फे से टाइम एंड अगेन जो नोटिफिकेशन आते हैं उसके अंदर जो सर्विसेज शामिल होती हैं, उस हिसाब से तमाम के तमाम प्रोविजन उसमें सेल टैक्स एक्ट 1990 की लागू हो जाएंगी। हालांकि है फेडरल एक्साइज एक्ट। अच्छा, फिर वो यहाँ ये भी इवन कहा गया कि बोर्ड जो है, बोर्ड बेटा वी आर, अगर किसी को नहीं आइडिया तो वी आर स्टडिंग सेक्शन 7, हम सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं फेडरल एक्साइज एक्ट का, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रोविजन जो है सेल टैक्स की वो अप्लाई हो जाएंगी फेडरल एक्साइज एक्ट के थ्रू भी। और वो कैसे अप्लाई होंगी वो हमने बता दिया कि ऐसी गुड जो शेड्यूल 2 है फेडरल एक्साइज एक्ट का, उसके अंदर गुड्स के नाम लिखे हुए हैं। शेड्यूल 2 में क्या लिखा हुआ है, हम इसको ना एक वैसी एक्सरसाइज के तौर पर, जिस तरह हम वैसी एक्सरसाइज किया करते हैं, हम शेड्यूल 2 को देख ही लेते हैं कि क्या उसमें कुछ लिखा हुआ है। तो अब ये देखें कि ये सेकंड शेड्यूल है और सेकंड शेड्यूल में वो कह रहा है गुड्स ऑन विच ड्यूटी इज कलेक्टेबल अंडर सेल टैक्स मॉड, ड्यूटी इज कलेक्टेबल अंडर सेल टैक्स मॉड विद इंटाइटलमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, विद आपको हक हासिल है कि उसके थ्रू आप एडजस्टमेंट ले सकते हैं विद सेल टैक्स इनवाइस। ठीक है, तो ये वो इस तरह कह रहा है कि प्रोविजन भी सेल टैक्स की लगा रहा है और साथ में इंटाइटलमेंट ऑफ एडजस्टमेंट भी दे रहा है। और फिर इवन के आगे यहाँ पर उसने ये भी कह दिया कि बोर्ड अप्रूवल ले किससे, कोई फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज से, और फिर वो जो रेट ऑफ टैक्स है, वैल्यू है, रेट ऑफ टैक्स है, जैसे कोई भी हमने टैक्स कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए रेट का पता होना जरूरी है। लाइक कि अगर हम वो कहा करते हैं
कि अगर 100 रुपए की चीज बिक रही है तो इस पे देखना है कि कितना टैक्स लग रहा है। तो फेडरल एक्साइज में नोट कीजिएगा कि जनरल रेट 15% है, तो हम 15% करते हैं। तो कितना टैक्स होना चाहिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी कितनी होनी चाहिए? 15। तो कहते हैं कि बोर्ड जो है अप्रूवल लेके फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज से तो जो रेट है इसको भी कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। इवन ये वैल्यू मालूम करने का जो तरीका है, जिसका रेट लेना है, जिसके साथ परसेंटेज ने मल्टीप्लाई होना है, उसकी भी मॉडिफिकेशन जो क्या बोर्ड कर सकता है। और ये सेल टैक्स मॉड के अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। अच्छा ये था थोड़ा सा जो कि है थोड़ा बचीदा था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि इसको आसान बना दिया जाए और साथ में शेड्यूल को दिखा भी दिया जाए ताकि आप लोगों को लॉजिकली समझने में आसानी हो। इसके आगे बड़ा आसान है और उसमें क्वेश्चन भी बनते हैं। उसमें क्वेश्चन 4-5 बनते हैं, ठीक है। इसमें 2-3 तो ये वाले बनते थे शेड्यूल 2 में जो लिखी हुई हैं, और जो नोटिफिकेशन में लिखी हुई हैं सर्विसेज, उनके ऊपर जो सेल टैक्स की तमाम प्रोविजन फेडरल एक्साइज एक्ट में आके लग जाती है, ठीक है, और उनकी फिर डिडक्शन भी मिल जाती है और इनवॉइस में लिख के। अब हम जो करने लगे हैं उसमें मोटे मोटे और सीधे सीधे क्वेश्चन है, उनमें घुमा फिर आके नहीं है। अब डिफॉल्ट सरचार्ज का सबको पता है कि डिफॉल्ट सरचार्ज क्या होता है। और ये अच्छा एक बात और ये याद रखिएगा, एक बहुत बड़ा पॉइंट बताने लगा हूँ। एमसीक्यूज के अंदर जिन सेक्शंस के टाइटल छोटे छोटे हैं, मेरा बात जोर ध्यान से सुनिएगा, कि जिन सेक्शंस के टाइटल छोटे छोटे ना, कि डिफॉल्ट सरचार्ज, पेनल्टी, ये छोटा सा है ना। अब मैं लिख के बताता हूँ। अभी ये लिखा था इतना बड़ा 2 लाइनों के अंदर, ये सेक्शन पूछना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उसने क्वेश्चन बनाने होते हैं छोटे छोटे। ये मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। वो पूछेगा कि सेक्शन 8 किसको डील करता है? ए डिफॉल्ट सरचार्ज। कोई ट्रिक्स भी होते हैं ना। अभी बी पेनल्टी, सी अपील्स, डी नन ऑफ द अबव। तो आंसर जिनके छोटे छोटे हैं उन टाइटल को कुछ भी हो जाए आपने मिस नहीं करना। अगर किसी का टाइटल इतना बड़ा है ना, लाइक एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस एंड दिस, तो ये बहुत बड़ा है, इसके चांसेस शॉर्ट हैं। लेकिन जो है ही छोटा सा, उसके चांसेस क्या हैं? बहुत ज़्यादा हैं चेक होने के, क्योंकि ये हम लोग हैं आसान पसंद कौन, ठीक है। तो हम लोग किस तरफ जाते हैं? आसानी की तरफ, और जो पेपर बना रहा है वो भी आसानी की तरफ ही जाता है, ठीक है। तो पेपर सेटर को भी पढ़े। और मैंने एक बात और कही थी कि जब हमारे दिन करीब आ जाएंगे पेपरों के, तो आप न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे कि पिछले 5-7 दिन की जो अखबारात हैं, जो सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों को, और आने वाले दिनों में जो 15 के दिन हैं, आप जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हैं उनको पढ़ते रहें। बिजनेस वाली पढ़ी तो ज़्यादा अच्छा, ठीक है। ये आपको 5 के नंबर जो हैं, रिन्यू कर दो, यस कर दो, यस कर दो। हाँ, शेड्यूल और टाइटल सेंड कर देते हैं बच्चों। अच्छा ये दोबारा सेंड कर देते, पहले भी सेंड किया। तो ये वो चीज़ें हैं अब जो अब आपके करने का वक्त है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर को टच करना शुरू कर दें, ठीक है। 5 के नंबर जो है वो आपको उसने जो लेटेस्ट की डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें से ले जाना है उसने। और दूसरा जो ये वाले सेक्शन है, जिस तरह छोटे छोटे हैं, उनको हर सूरत में आपने करने सारे ही, मैं ये नहीं कह रहा मिस करने हैं, लेकिन इनका तो आपको बिल्कुल हर वक्त याद हो ना, सही। अब आते हैं डिफॉल्ट सरचार्ज पे, कि डिफॉल्ट सरचार्ज होता क्या है। सर न्यूज़ में जो एफबीआर के रिलेटेड है वही आएंगी कि दूसरे करंट यार बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है। लाइक वो पूछ सकता है कि कराची से सामान जो आता है लाहौर तक, उसके लिए सबसे बड़ा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बताओ।
वो वो ट्रेन के थ्रू आ रहा है, ट्रालों के जरिए आ रहा है, किस तरह आ रहा है, इस तरह के 2-3 ऑप्शन दे देगा। तो ये अगर आप न्यूज़ के साथ टच हो गए ना, जिस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं, ये फिगर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। ये न्यूज़पेपर अभी किसी ने भी ये अपनी बुक में नहीं लिखा होगा, ये मेरे पेपर में आया हुआ था, सही। तो इस तरह की 4-5 चीज़ें आप जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही होती हैं, वो पेपर बना रहा है, साथ में उसने उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ है, उसने 3-4 उससे लेके बना दिए, फिर बिजनेस से रिलेटेड। तो ये हम एक प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे जा रहे हैं कि हो सकता है ना पूछे, लेकिन अगर पूछ लिया तो फिर तो आप न्यूज़पेपर पढ़ लें ना, न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला पढ़ लें, एक तो आपकी इंग्लिश ठीक हो जाएगी, ठीक है, और साथ में आपका नॉलेज सेफ साइड भी आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने ही आपको ना बताया और आप वहाँ 5 नंबर पे आप उड़ गए तो फिर कौन होगा जवाब दे। तो इसलिए बिजनेस की मैं बात कर रहा हूँ, और बिजनेस और बड़े बड़े इवेंट्स जो हो जाते हैं, कोई कौम मुत्तहिदा का इवेंट इन 5-7 दिन में हो गया, कोई सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें कोई हो गया, विड्रॉल जो हो गया अमेरिका का किस डेट को हो गया अफगानिस्तान से, ये ऐसी हैं कि जो एक हर बंदे को पता होनी चाहिए, सही। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये आप लोगों ने न्यूज़ रिसेंट है इसको पढ़ना है न्यूज़पेपर। डिफॉल्ट चार्ज सेक्शन 8। तो न्यूज़पेपर बिजनेस वाला पढ़ना शुरू कर, बिजनेस वाला न्यूज़पेपर आप जब तक पेपर नहीं होता आप बर्ड व्यू आई कर ले, अंदर जाके हर चीज़ ना पढ़े, जो ऊपर हेडिंग्स हैं उनको पढ़ें, और जो स्पेसिफिकली लग रही है कि ये FPR से रिलेटेड है, ये कोई टैक्सेशन से रिलेटेड है, तो उसको सारी को पढ़ लें। पॉइंट हो गया जी क्लियर। सेक्शन 8 डिफॉल्ट चार्ज। डिफॉल्ट होता क्या है? देखो डिफॉल्ट होता है अगर आपने कभी बैंक से लोन लिया हो ना, ठीक है, तो आपने एक मखसूस डेट के ऊपर किस्त जाके जमा करवानी होती है। अगर आप उस डेट को, जब उन्होंने कहा कि एक को आपने 1 अक्टूबर 2021 को आपने आके इंस्टॉलमेंट जमा करवानी है, आप नहीं करवाते तो आप क्या बन जाते हैं? डिफॉल्टर। तो इससे क्या पता चला कि डिफॉल्टर बन गया आप। तो इससे क्या पता चला कि डिफॉल्ट क्या होता है कि आप अगर ड्यू डेट को जो आपका पैसा बनता है, आपकी लायबिलिटी बनती है, आप पे नहीं करते तो आपने क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। इसी को कहते हैं ना डिफॉल्ट। जब आपने डिफॉल्ट कर दिया तो डिफॉल्ट का आपको सरचार्ज जमा करवाना पड़ता है, उसका जुर्माना जमा करवाना पड़ता है, उसका आपने ये पैसे कुछ भी लाइक ये पैसे FPR के, आपने चीजें बेची, पैसे इकट्ठे किए, ड्यूटी इकट्ठी की, ड्यूटी आपने क्यों इकट्ठी की? मैंने FPR को जमा करवानी है, इसलिए आप इकट्ठी कर रहे हैं। आप इसलिए इकट्ठी नहीं कर रहे कि मैंने खुद इस्तेमाल करने। अभी पैसा आपने FPR का इकट्ठा किया और रिटर्न फाइल करनी है 15 को, सेल टैक्स की रिटर्न और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो कब जमा होनी चाहिए? 15 को। आपने 15 को रिटर्न जमा करवानी है, तो 15 को रिटर्न जमा करवाने से पहले आपने वो पैसा जो इकट्ठा किया हुआ है चीजें बेच के वो जमा करवाना है आपने, आप जमा ही नहीं करवा रहे, तो आप क्या कर रहे हैं? डिफॉल्ट कर रहे हैं, और आप पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं जो FPR का था अपने ऊपर, अपने काम पे लगा रहे हैं। तो जब आप इस्तेमाल खुद कर रहे हैं तो आप किराया नहीं दोगे उसका, आप उसका फिर कुछ इंटरेस्ट नहीं दोगे, तो वो क्या है? वही इंटरेस्ट है, वो डिफॉल्ट सरचार्ज है। अब ये बात होगी कि डिफॉल्ट सरचार्ज पता तो चल गया हमें कि डिफॉल्ट सरचार्ज क्या है, तो इसका कोई रेट तो होगा, कुछ परसेंटेज तो होगी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि डिफॉल्ट सरचार्ज की परसेंटेज क्या है, ठीक है, पेपर में आएगा कि डिफॉल्ट सरचार्ज की परसेंटेज क्या है, तो आप कहोगे 12%। 12% फिर आएगा पर एनम है या सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है या मंथली है, तो आप कहोगे पर एनम है, ठीक है। अब ये पैसे आपने चाहे आपके ड्यू थे वो देने थे, या आपने रिफंड गलत करवा लिया, आपका नहीं बनता था, या आपने ड्यूटी ड्रॉबैक कर ली। आज एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया था, सर व्हाट इज ड्यूटी ड्रॉबैक? तो इसका बड़ा सिंपल सा है। ड्यूटी देखो, आप ड्यूटियां 2 तरह से जमा कर रहे हो, तो एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एक कस्टम ड्यूटी। 2 तरह से ड्यूटियां पे हो रही होती है ना। कस्टम ड्यूटी जब आप
चीज़ें इंपोर्ट करते हो, बंदरगाह पे पहुंचती हैं, बंदरगाह पे पहुंच के आप क्या करते हो कि कस्टम से छुड़वाने के लिए कस्टम ड्यूटी जमा करवाते हो। साथ और भी बला बला चीज़ें होती हैं, लेकिन आप कस्टम ड्यूटी जमा करवाते हो और साथ में फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी होती है। तो ये है वो ड्यूटी। ड्रॉबैक वापस लेना, जो आप ड्यूटी जमा करवा चुके हो उसको वापस लेना। तो ये हमने पढ़ा था सेल टैक्स में भी, ठीक है। तो क्या था कि जो आप ड्यूटी जमा करवा चुके हैं वो आपको वापस मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? क्योंकि जो आपने ड्यूटी जमा करवाई कि आप पाकिस्तान के अंदर चीज़ें लेके आए, रॉ मटेरियल को लेके आए, उस रॉ मटेरियल को आपने यहाँ अपनी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी फिनिश गुड्स बनाई और फिनिश गुड्स बना के मुल्क से बाहर बेच दी। तो गवर्नमेंट चाहती है कि और ज़्यादा बेचो, और ज़्यादा बेचोगे तो बाहर से डॉलर आएंगे। तो गवर्नमेंट डॉलरों को बाहर लाने के लिए जो आपने ड्यूटियाँ जमा करवाई हैं उनको वापस कर रही है कि अपनी ड्यूटियाँ लो लेकिन बाहर से डॉलर कमा के ला के दो। तो ये है वो ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, ये वो ड्यूटी ड्रॉबैक है। अच्छा सरचार्ज, तो इसलिए आपने ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा करवा ली, जितनी बनती नहीं थी आपने ज्यादा करवा ली। तो इसकी सजा क्या मिलेगी? एक तो पेनल्टी लगेगी, साथ में जो आपने ज्यादा पैसा FBR का कौम का पैसा आप उठा के ले गए उस पैसे का डिफॉल्ट सरचार्ज। आपका रिफंड बनता है, रिफंड थोड़ा बनता है आप ज्यादा ले गए, या रिफंड बनता ही नहीं है आप रिफंड धोखा दे के ले गए, तो फिर क्या देना पड़ेगा? आप रिटर्न फाइल कर रहे थे, पैसा देना बनता था, नहीं दिया, फिर क्या लगेगा? ये तीन सूरत हाल होगी। तो ये तीन सूरत हाल होगी जिसमें आपने पे करना था, पे नहीं किया, आपने ड्यूटी ड्रॉबैक कम करवानी थी, ज्यादा करवा ली, या बनती नहीं थी फिर करवा ली, रिफंड थोड़ा बनता था ज्यादा करवा लिया, या बनता ही नहीं था तो फिर भी करवा लिया। तो ये कंडीशन है, जब आपने कौम का पैसा इस्तेमाल कर लिया तो फिर क्या होगा? डिफॉल्ट सरचार्ज 12% के ऊपर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो बन गए अब तक के लिए, सेक्शन कौन सा लगा? परसेंटेज क्या लगी? पर एनम लगी। अब किस दिन से, कहते हैं कितने दिनों का लेना है डिफॉल्ट सरचार्ज को, दिन भी तो काउंट करने हैं ना। तो दो तरीके हैं, एक तो देखो रिटर्न 15 को जमा करवानी थी, तो 15 खत्म हुई तो 16 से, तो ये कहेगा फॉलोइंग डे ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। पेपर में आएगा तो आपने आंसर क्या करना है? फॉलोइंग डे आफ्टर द रिटर्न फाइलिंग डेट। यही है ना फॉलोइंग डे। 15 के बाद क्या होता है? 16। तो 16 क्या है? 16 फॉलोइंग डे ही है ना। 16 क्या है? फॉलोइंग डे ही है ना ऑफ द रिटर्न फाइलिंग डेट। तो फॉलोइंग डे। और तब तक लगता रहेगा जिस दिन आप जमा नहीं करवा देते। लाइक आप 30 को जमा करवा देते हो, ठीक है, तो आप पे डिफॉल्ट सरचार्ज कब तक लगेगा? 29 तक, 16 से लेकर 29 तक, क्योंकि ये दिन भी शामिल नहीं होगा। जिस दिन आप पे कर दोगे वो वाला दिन डिफॉल्ट चार्ज के लिए शामिल नहीं होगा, उससे पिछले दिन तक। और जब शुरू करना है तो जिस दिन पे जमा करवाना चाहिए तो उससे अगले दिन से स्टार्ट करोगे, उससे अगले दिन से मीटर स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन पे करना है उससे पिछले दिन को मीटर बंद हो जाएगा सूद का 12% का, पर एनम का। अच्छा, हाँ, तो ये तो एक तरीका हो गया जब आपने 15 को देना था, तो ये भी पेपर में आ सकता है। इसको 2-3 तरीकों से वो क्या कर सकता है, पूछ सकता है। फिर एक होता है कि आपकी ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं बनती थी, आपने ले ली, या एडजस्टमेंट नहीं बनती थी, ले ली। फिर जिस दिन आपने एडजस्टमेंट ली ना, जिस डे के ऊपर, उसी दिन से मीटर स्टार्ट हो जाएगा। लाइक आपने 16 को ली तो ये नहीं कहा जाएगा कि 16 के बाद वाले दिन से स्टार्ट करें। जिस दिन आपने गलत ड्रॉबैक करवा लिया, जिस दिन आपने गलत रिफंड ले लिया, तो डिफॉल्ट से चार्ज किस दिन से शुरू होगा? उसी दिन से, सेम डे से। वेरी गुड, तो इसका आंसर होगा सेम डे। ठीक है जी। आगे हाँ, तारीख समझ में। हाँ देखो यार, और कुछ और भी चीज दी है। ठीक है,
कितने हैं? कैमरे में जा रहे हैं। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं बच्चे तो वैसे नहीं आ रहे थे, कौन सा एफडीआर में बैठ के देख दो तीन ठीक हो गए। मेरे पास मैं उनसे रब्ता कर लूँ। थैंक यू वेरी मच। ये कंसल्टेंसी का अपना मजा है यार। ये क्या कह रहे हैं इमरान साहब? इसको बैग में डाल लो, काम भी करना होता है, सिर्फ पैसे नहीं देना। टैक्स की कंसल्टेंसी में ना, अगर तो आपको काम सही तरीके से आप मेहनत करते हो तो जो भी मेहनत करता है काम आ ही जाता है। ये नहीं हो सकता कि काम नहीं आए, काम आपको आ जाता है। तो बड़ा ही गैप है मार्केट में कि कम मेहनत करने वालों का, हम लोगों मेहनत नहीं करते, मेहनत करने वालों का बड़ा जो है ना वो गैप है। और अगर आप मेहनत करेंगे, और ये मुझे जो थोड़ा सा काम आ गया वो मुझे कैसे आया, यही एफबीआर ने सिखाया था। क्वालिफिकेशन हमारे पास ऑलरेडी थी और सिखा एफबीआर ने दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का ट्रैक पे चढ़ गए हैं। हाँ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें एफबीआर का बड़ा हाथ है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कि ये एफबीआर जो है ना, आप लोग आए इसमें, तो मैं कहता हूँ इसमें हलाल के बड़े पैसे हैं। वो तो कहते हैं दूसरे, इसमें हलाल वाले बड़े पैसे हैं। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा दे के कानून पढ़ के देते हैं ना, तो इसमें बड़ा कुछ है। अच्छा जी, अच्छा काइंडली स्टूडेंट जो है ना वो चैट बॉक्स में बताएं कि आवाज़ आ रही है आपको। जी प्लीज़ चैट में यस कर दें या नो कर दें। यस कर दें, आ रही है तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिस्पॉन्स। तो डिफ़ॉल्ट से चार्ज की बात कर रहे थे, तो इसमें अभी देखो बारीकी जो हमने देख ली कि ये सेम डे को हो जाएगा अगर आपने गलत ड्यूटी ड्रॉबैक या रिफंड करवाया होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपने पे करना था तो पे करते हुए जिस दिन पे करना था उस दिन नहीं किया तो उसके अगले दिन से, ठीक है। और जिस दिन पे कर दोगे उससे पिछले दिन से खत्म हो जाएगा, मीटर बंद हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, हम ऑफ कर आपको एडिट करवा देते हैं। पानी पड़ा है, एक दफा पीते हैं यार, ये थोड़ा सा और पढ़ के कि एक दफा पानी पी लेते हैं, 9:30 तक चलाते हैं, ठीक हो जाके ये हाँ क्या होगा। तो ये यही था जी डिफॉल्ट से चार्ज में यही क्वेश्चन बन सकते हैं जिनके ऊपर मैंने दायरे लगाए हैं। इसके अलावा डिफॉल्ट, लेकिन ये काफ़ी क्वेश्चन है, एक सेक्शन में थोड़े क्वेश्चन नहीं, काफ़ी है। अब ना 9 का बड़ा लंबा टाइटल है, ठीक है, आप मुझे पूरे का पूरा लिखवाओगे। सेक्शन 9 लायबिलिटी फॉर पेमेंट, लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी in the case of private companies or business enterprises or in case of sale of business ownership.
ले जी, ये देखिए इतना बड़ा टाइटल है, तो क्या ये टाइटल पेपर में चेक कर पाएगा? जब लिखने लगेगा तो ये जो एमसीक्यू का बनेगा वो वही बड़ा जो है ना, तो थोड़ा सा आपको सिर्फ हल्का सा इसको याद कर ले, कोई एक दो पॉइंट रख के, लेकिन ऐसों की चांसेस दूसरों की निस्बत कम हो जाती है। अच्छा, तो ये सेक्शन 9 है, कहते हैं लायबिलिटी, जिम्मेदारी जो है पे करने की ड्यूटी। अगर प्राइवेट है, कंपनी है जिसके कहते हैं आर बिजनेस इंटरप्राइज है, कब? इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस ओनरशिप। अगर ये कहना चाह रहा है कि अगर बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर अगर कोई ड्यूटी पेएबल निकल आती है कि आपने ड्यूटी फेडरल एक्साइज की इतनी पे करनी है, तो फिर कैसे, किससे ली जाएगी, किसको पकड़ा जाएगा? वो तो बंद हो गया ना बिजनेस, तो उस फिर पैसे किससे लिए जाएंगे? ठीक है, तो किससे लिए जाएंगे जी? जो भी बंदा जो बिजनेस का ओनर था, क्या था? ओनर था। नहीं, यहाँ पे वो अकाउंटेंट वाला वर्ड यूज नहीं किया उसने। जो ओनर था या जो पार्टनर था या वो डायरेक्टर था, ठीक है, हाँ, ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर, ये वर्ड यूज किए हैं कंपनी के बिजनेस। वो क्या होंगे? ये क्या होंगे? ये जॉइंटली आपस में सारे मिलके और सेवरली अलग-अलग। फॉर एग्जांपल अगर सारे मिल जाए तो सारे ही जिम्मेदार होंगे, इनसे जो है वो जो ड्यूटी जो बन गई है, जो बिजनेस तो डिसकंटिन्यू हो गया है, वो इनको पकड़ा जाएगा और इनसे पैसा ले लिया जाएगा गवर्नमेंट का, सही। और अगर ये सारे काबू नहीं आते, एक पकड़ा जाता है, तो वो ये नहीं कहेगा कि दूसरों को पकड़ के लाओ और फिर हमसे पैसा ले लेना, नहीं, वो सेवरली अलग-अलग भी, ठीक है, तो वो अलग से उससे पैसा ले लिया जाएगा, उससे कहा जाएगा कि जाके तुम उनसे ले लो, भी उनका शेयर जाके आप ले लो। अगर वो कहते हैं नहीं, तो उनको बता देना कानून के तहत मैं तुमसे ले सकता हूं क्योंकि मैं एफबीआर को दे के आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर वो कहता है कि यार गोइंग कंसर्न का पता है किसी को? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक मिनट, गोइंग कंसर्न फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, ठीक है, कि गोइंग कंसर्न होता है कि कारोबार अनफोर्सीएबल फ्यूचर के लिए चलता रहेगा, कि कारोबार बंद नहीं होगा कम से कम 1 साल के लिए। जैसे जब भी ऑडिटर ऑडिट करते हैं और अपना उस पर क्या देते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, तो वो क्या करते हैं, ओपिनियन देते हैं, तो वो कहते हैं, बताते हैं कि बिजनेस गोइंग कंसर्न है या नहीं, कि बिजनेस के अंदर काबिलियत है कि वो चल सके कम से कम 1 साल के लिए, जो आने वाला साल है उसमें चल सके। अगर चल सकता है तो कहते हैं बिजनेस गोइंग कंसर्न है, अगर नहीं चल सकता तो कहते हैं कि गोइंग कंसर्न नहीं है। अब वो कह रहा है कि जो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, सेल हो रहा है, वो गोइंग कंसर्न है कि नया बंदा आएगा और चलाता रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर टैक्स कौन जमा करवाएगा? पहले तो ये था ना, हमने कहा खत्म, ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर में से किसी को पकड़ो, अगर कोई टैक्स की लायबिलिटी निकल आई है तो इनसे ले लो। लेकिन अगर गोइंग कंसर्न के तौर पे दे के चला गया ये वाले लोग जो पहले मालिक थे, वो गोइंग कंसर्न चलता हुआ बिजनेस देके, ऐसा होता है चलती दुकानें बिक जाती हैं, चलते शोरूम बिक जाते हैं, ठीक है, तो ये उसकी सूरत को हल करना चाह रहा है। कहता है फिर जो बंदा वो लेगा, जिसको ट्रांसफर हुआ, उस बंदे से फिर लिया जाएगा ये ड्यूटी, लायबिलिटी टू पे ड्यूटी। अगर गोइंग कंसर्न हो गया और गोइंग कंसर्न की वजह से बिजनेस किसी और के पास चला गया, तो ड्यूटी तो पैदा हो जाती है, तो जिसके पास चला गया वो देगा। बात क्लियर हो गई? हाँ, फिर इनको नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि ये कहेंगे गोइंग कंसर्न हो गया, कानून में लिखा हुआ है जिसके पास है उससे जाके ले। अगर ये नहीं देता, अगर ये नहीं देता जिसके पास गया है बिजनेस, अगर ये नहीं देता फिर क्या होगा? नहीं, फिर पहले वालों के पास नहीं आएंगे। फिर जो पहले वालों ने एसेट दिए हैं, एसेट्स तो बेचे होंगे ना उन्होंने, तो इन एसेट्स के ऊपर फर्स्ट चार्ज जो हो जाएगा, फर्स्ट चार्ज क्या हो जाएगा? वो ये वाली ड्यूटी हो जाएगी।
ये पे कर दो। जो एसेट्स हैं वो कहेंगे एसेट साइड पे रखो, पे जो उनसे लिए तुमने टैक्स नहीं देना ना, पेमेंट नहीं करनी, तो जो एसेट खरीदे हैं ना उनको साइड पे रखो। इनको बेच के पहले पैसा हम लेके जाएंगे पेमेंट ऑफ ड्यूटी का। ये है फर्स्ट चार्ज। अच्छा, तो एक कॉन्सेप्ट होता है टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस। टर्मिनेट क्या होता है? हर चीज एंड हो जाए, टर्मिनेट क्या है? उसको टर्मिनेट कर दिया गया नौकरी से, होता है टर्मिनेट कर दिया गया। अल्लाह माफ करिए बात ना सुनने को मिले जो नौकरी कर रहा बंदा, ठीक है जी। तो टर्मिनेशन, ठीक है जी। तो टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस है, टर्मिनेशन हो गई है। अब क्या होगा? कहता है कि जब टर्मिनेशन हुई उसी वक्त सारी की सारी ड्यूटी ले ली जाएगी। क्या होगा? सारी की सारी समझा जाएगा कि बिजनेस जो है अगर टर्मिनेट ना होता तो फिर जो बननी थी ना पेएबल, तो यही समझा जाएगा कि बिजनेस चल रहा है और चीज़ें सेल हो गई हैं, उस हिसाब से आपसे क्या ड्यूटी ले ली जाएगी, फिर आपको टर्मिनेट करवाया जाएगा। मैं दोबारा बताता हूँ कि टर्मिनेशन के वक्त ऐसी चीज़ें पड़ी होंगी जिनके ऊपर आपने इनपुट क्लेम कर लिया होगा, जिनके ऊपर आपने जिनका आपने इनपुट क्लेम कर लिया होगा, तो वो चीज़ें पड़ी हैं तो उनको आपने अभी डिस्पोज भी तो करना है ना। तो आपके पास पड़ी हैं, आपकी टर्मिनेशन हो गई है, तो उनको ये समझा जाएगा कि सप्लाई होगी, ठीक है। हालांकि सप्लाई नहीं हुई तो जो टैक्स इन्वॉल्व होगा वो लायबिलिटी उठा के ले जाएगा FBR। सो डियर स्टूडेंट, सेक्शन 9 इज ओवर। तो सेक्शन 9 में जो पॉइंट बताए हैं यही इंशाल्लाह होंगे, इससे आउट जो है ना वो नहीं होगा। देखो, वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैल्यू का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 जी पूरा बोलेंगे इसे। एप्लीकेबल वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी, वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया ना कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वो क्या? एक वैल्यू और एक रेट। देखो, जैसे हम पहले कह रहे थे कि 100 रुपए की चीज है, रेट 15% है, टैक्स क्या बन जाएगा? 15 रुपए, ड्यूटी क्या बन जाएगी? 15 रुपए। अब अगर ये है वैल्यू और ये क्या है? रेट। वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी, इसके बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। अब अगर वैल्यू अगर आप जब बेच रहे हो तो है एक्चुअली 100 और आप उसको क्या कर लेते हो? 90। तो बताओ अब क्या ड्यूटी बन जाएगी? ड्यूटी डेफिनेटली कम बनेगी। कितनी बनेगी जी? बता दें जल्दी से। 13.5 अप्रोक्सीमेट बन गई, ठीक है। देखो, वैल्यू चेंज करने से आपकी ड्यूटी क्या होगी? कम होगी। और फिर अगर ये वैल्यू हम एक्चुअली सही रखते और रेट गलत यूज कर जाते फिर क्या होगा? 10% के हिसाब से 10 रुपया हो जाएगा। तो देखो, रेट चेंज करने से भी क्या हो रहा है? ड्यूटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसलिए वो एक बात को पक्का करना चाह रहा है कि वैल्यू कौन सी होगी और रेट कौन सा होगा, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये वो दो चीजें आपको बताना चाह रहा है कि आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। एक वैल्यू लेगे और एक रेट लोगे ना, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि वैल्यू कैसे लोगे और रेट कैसे लोगे। यहाँ पे सिर्फ वैल्यू को हल्का सा टच कर रहा है, आगे जाके वैल्यू मालूम करने का भी बताएगा।
तो यहाँ जिस हद तक टच कर रहा है उस हद तक इस सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है वैल्यू क्या होगी, रिटेल प्राइस होगी और टैरिफ होगा जो नोटिफाइड होता है। रिटेल प्राइस क्या होती है, वही प्राइस जो मैन्युफैक्चरर है जब वो चीज़ को मैन्युफैक्चर करता है तो उसके ऊपर एक कीमत लिख देते हैं कि ये इतने का बिकेगा, तो वो रिटेल प्राइस होगी। और टैरिफ यूजुअली यूज हो रहा होता है, जैसे टैरिफ यूज करते हैं बिजली वाले कि टैरिफ कौन सा है, बिल देखें ना, बिल उठा के देखें तो बिल के ऊपर वहां पे प्राइस नहीं लिखी होती बल्कि क्या लिखा होता है, टैरिफ। सुई गैस का बिल उठा के देखें तो उसपे क्या लिखा होता है, टैरिफ। तो इसलिए वैल्यू टैरिफ के थ्रू भी होगी और वैल्यू रिटेल प्राइस के थ्रू भी होगी। फिर आगे बात कि रेट क्या लगेगा, तो कहता है कि अगर तो आप कर रहे हो सप्लाईज, तो जिस दिन सप्लाई हो रही है, क्या कर रहे हो, सप्लाई, और सप्लाई पे क्या लगेगी, ड्यूटी। तो ड्यूटी का रेट कौन सा लगेगा, जिस दिन सप्लाई हो रही है जो रेट है वही लग जाएगा, सही। और अगर आप कर रहे हो सर्विसेज रेंडर, तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो या रेंडर कर रहे हो, ठीक है। आप होटल में जाते हो, खाना खाते हो, वो आप क्या कर रहे हो, वो आपको सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं। आप डॉक्टर से चेकअप करवाने जाते हो, डॉक्टर क्या कर रहा है, अपनी सर्विसेज रेंडर कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो जिस दिन वो प्रोवाइड कर रहा है उस दिन जो रेट होगा वो होगा। और फिर एक तरीका हमने ये भी कहा है कि प्रोडक्शन पे भी लग जाता है, प्रोड्यूस पे भी, ठीक है। हाँ, तो फिर वो कहता है कि प्रोड्यूस्ड है, प्रोड्यूस यहाँ पे वो इस तरफ हमको लेके जा रहा है कि प्रोड्यूस हुई नॉन टैरिफ एरिया में। आप लोग जो बैच 1 वाले हैं इनको नॉन टैरिफ एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, नार्दर्न एरियाज और ऐसे वो एरिया जिसको बोर्ड कहते हैं, ऐसे एरियाज में अगर कोई प्रोडक्शन, ऐसे एरियाज को कहेंगे नॉन टैरिफ एरियाज, वहाँ पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगता। वहां पे चीज प्रोड्यूस हुई, वहां से उठा के पाकिस्तान के अंदर ले आए जहाँ पे टैरिफ एरिया है। टैरिफ एरिया की डेफिनेशन क्या हुई, जो नॉन टैरिफ एरिया नहीं है वो क्या है, टैरिफ एरिया। तो चीजें उठा के टैरिफ एरिया में लेके आके जिस दिन वो टैरिफ एरिया में आई उस दिन जो रेट होगा वो लग जाएगा। तो ये फिर सेक्शन 10 एप्लीकेबल कौन सा लगेगा, कौन सा एप्लीकेबल होगा, कौन सा लागू होगा, वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। तो ये हमने वैल्यू भी देख ली और रेट ऑफ ड्यूटी भी देख ली, सप्लाई के लिए भी देख ली, सर्विसेज के लिए भी देख ली, और प्रोड्यूस कहीं और हुई और लेके आ गए उसको भी हमने देख लिया। तो इसी सेक्शन 10 जो है ना हमारा ओवर हो गया। अब वो बड़ा ही मजेदार है सेक्शन 11 जी। इधर भी थोड़ा सा देखना है कि वो ना कोई बैठा ना रहे बाहर आके, क्योंकि दरवाजे पे बैठा हो आप है कितने, ये कम क्यों है। लगता है कि इन्होंने वो ना लिंक शेयर करना बंद हो गया क्योंकि आपका बैच ही इतना ज्यादा है, तो बैच 3 के लोग मुझे नहीं लग रहा कि पूरे आए हैं। नहीं, थोड़े बैठे हैं, स्टूडेंट की तादाद बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली दफा जो है वो फोन पे फोन आ रहा था कि सर आपने मेरा, इन्होंने ऐसे ही इतने $150-200 लगवा दिए वो मैंने पैकेज सर 500 वाला ले दिया, 500 स्टूडेंट एट ए टाइम क्लास अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतनों ने आना था तो हमें बताते कि हम ना वो करवाते हैं। हाँ, वो कुछ बेचारे बहुत ज्यादा हैं, कुछ गवर्नमेंट के हालात जो पैदा किए हुए हैं उसमें रगड़े में आ गए, लेकिन उनको भी चाहिए ना कि आपस में मिलके दोनों पार्टी बैठ के हल निकालें। गवर्नमेंट को भी चाहिए, गवर्नमेंट सारे हाँ ऐसे ही ऐसे ही तंग करके गवर्नमेंट का काम ही गवर्नमेंट का देखो पाकिस्तान में ये काम है गवर्नमेंट का तंग करना। अदर देन पाकिस्तान जो है गवर्नमेंट का काम है फैसिलिटेट करना। वो थोड़ा इशू भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो जो उसको फ्रांस वाला इन्वेस्टर वगैरह है उसका इशू चल रहा है, तो उसका फाइनेंस से लेकर डिफाइनेंस इशू भी ये रहेगा। हाँ चलो बोलो यार, ये हमारी जो है ना हम कलेक्शन ऑफ सक्सेस
collection of excess duty etc. एटसेट्रा। अच्छा, वो कह रहा है कि आपने इकट्ठा कर लिया। कलेक्शन क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या एक्सेस ज्यादा, क्या ड्यूटी। आपने ड्यूटी को ज्यादा इकट्ठा कर लिया, वो चाहे किसी वजह से किया है, वजह कोई भी है, जितनी बनती थी उससे ज्यादा इकट्ठी कर ली। देखो, आप सेल करते हो, बात फिर वही भी आ जाती है। आप सेल करते हो एक अपनी वैल्यू लेते हो और साथ में क्या लेते हो? ड्यूटी। ऐसी हम बात कर रहे हैं ना, बहुत सी दूसरी चीजें भी लेते हो, सेल टैक्स भी लेते हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी लेते हो, और भी इनकम टैक्स एडवांस में भी इकट्ठा कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे हम अपने आप को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वैल्यू लेते हो, साथ में क्या इकट्ठा करते हो? ड्यूटी। जितनी ड्यूटी लेनी चाहिए थी उतनी नहीं, बल्कि उससे ले ली ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्यूटी इकट्ठी करनी चाहिए थी 100 रुपया, आपने इकट्ठा कर लिया 1000। अब इस जो 900 ज्यादा इकट्ठा किया, इसका क्या करना है जी? इसका क्या करना है जी? सही क्या करना है जी? तारिक साहब बताएंगे। सही। देखो, अगर आपने ज्यादा इकट्ठा किया और इसका इंसिडेंस, इसका इफेक्ट, इसका बोझ कंज्यूमर पे शिफ्ट हो गया, कंज्यूमर पे बर्डन आपने डाल दिया, ठीक है, तो फिर ये जो 900 रुपया ज्यादा इकट्ठा किया है ना, ये आप अपनी जेब में नहीं डालोगे। ये लोगों पे बोझ पड़ गया, तो ये उसको भेज दो जो बनाया इसलिए गया है कि लोगों से पैसे इकट्ठे करें। ठीक है। हाँ, दी हाईएस्ट रेवेन्यू कलेक्शन बॉडी, टैक्सेशन कलेक्शन बॉडी ऑफ पाकिस्तान इज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो फिर ये 900 रुपया आपका नहीं है, बल्कि किसका है? तो चुप करके उसको जमा करवा दो। आप ये नहीं कहोगे कि देखो 100 बनता था, मैंने 1000 इकट्ठा कर लिया है, तो ये मेरी एफर्ट है। ठीक है, तो मेरी एफर्ट है, तो मैं 900 अपने पास रखूँ। नहीं, आप नहीं रख सकते, क्योंकि इंसिडेंस जो है आपने कंज्यूमर पे डाल दिया, तो ये 900 का 900 जाएगा एफपीआर के पास। नहीं सर, एफपीआर की पता चला ही यार, तो मुझे बेचारे का नुकसान हुआ है। वो भी चीज खा गया, वो कंज्यूम हो गई, बात खत्म हो गई, वो नुकसान हो गई। भी करवा देना, उसको पता नहीं तो चला। स्टेट ने फिर देखो, स्टेट ने इकट्ठा करके फिर इसी के ऊपर ही लगाना है जिसका नुकसान होगा। इसको पता ही नहीं। देखो, रेवेन्यू इकट्ठे करने के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? कि ऑब्जेक्टिव ये होते हैं कि देखें, आप मैच देखें और मैच देख के ड्राई फ्रूट खाएं और सारे इकट्ठे होकर मैच देखें। यार, तुम लोगों को मैच देखने के लिए नहीं बनाया गया कि आप लोग सारे इकट्ठे और मैच देखें? देखें, इवन के प्राइम मिनिस्टर है, ये सारे हैं, क्या हम लोगों ने इनको सबको इसलिए आगे भेजा हुआ है कि आप लोग मैच देखें? आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी कौम की, आप पे सिर्फ क्रिकेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक तरफ आपके हालात इतने खराब है, तुम लोग मौजों में बैठे हुए हो। नहीं, चले गया तो मैच देखने। नहीं, चलो हालात अच्छे हो तो ठीक है। अभी ये देखिए, ये नाम लो वापस। प्रणब मुखर्जी, he is former finance minister of India, and I believe he was also president of India, not prime minister. प्रणब मुखर्जी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर। मैंने इसको कई दफा देखा बजट प्रेजेंट करते हुए। अच्छा, और प्रेसिडेंट भी बड़ा सारा है। तो इनके फैमिली के बच्चे और इनके साथ जो अटैच लोग हैं, वो बताते हैं कि इंटरव्यूज में भी हर जगह पे, कि जिस तरह हमारी ईद होती है, इनका क्या होता है, जो हिंदू कम्युनिटी है हमारी, या उधर वाली जो कम्युनिटी है, उनका फेस्टिवल्स क्या होते हैं? दिवाली होती है, और कौन से होते हैं इम्पोर्टेंट जो भी उनके इवेंट्स हैं, जो उनके फेस्टिवल है। हमारा छोटी ईद, बड़ी ईद, 12 रबीउल अव्वल, इस तरह के जो हमारे इवेंट्स हैं, जो 9-10 मुहर्रम, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। ऐसे ही है, इस दिन में हमें होती है छुट्टी। इनको जब छुट्टी होती थी, तो ये बंदा छुट्टी वाले दिन भी छुट्टी नहीं करता, और छुट्टी वाले दिन भी काम करते थे, और करते करते रहे। अभी हैं या चले गए दुनिया से? चले गए ना। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि, क्योंकि अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता।
हाँ मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इंट्यूशन आ रही है कि ये दुनिया से चले गए, लेकिन ये पता नहीं अगर गए भी हैं तो काम करते गए हैं, और इनका नाम जब तक है वो रहेगा वो उनकी हिस्ट्री में कि ये बंदे ने इंडिया को बहुत कुछ दिया है। इस बंदे ने बहुत कुछ दिया है कि इस बंदे ने छुट्टी नहीं की और इसने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। और हमारी तरफ क्या है, उनकी जो उधर बिठाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन देखें और जो अपनी तरफ बिठाते हैं इनको देखें। चलो ये किसी भी एक पार्टी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। जी सर। अच्छा, तो ये कलेक्शन ऑफ सक्सेस की बात होगी कि अगर ज्यादा इकट्ठा करोगे तो बात यहाँ से आई थी घूम के यहाँ इसके पास ही लगेगा ना, तो ये बात यहाँ इसके पास ही लगेगा, बल्कि वहाँ पे ड्राई फ्रूट खाया जाएगा। ऐसे कह रहे ड्राई फ्रूट ही खाया जाता है ना। हाँ, तो वो ये जो बड़े लोग हैं उनका ड्राई फ्रूट आ जाएगा, उनके लिए बड़ी गाड़ियाँ आ जाएंगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि इंसिडेंट अगर कंज्यूमर पे चला गया तो फिर ये हमारा है फिर किसी और का नहीं है। अच्छा कोई पॉइंट रहा तो नहीं गया। हाँ, तो फिर कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने ये कहीं अगर ज्यादा इकट्ठा करके जमा करवा दिया ना तो कहीं ये ना करने आ जाना रिफंड लेने आ जाओ, है वो तुम्हारा नहीं था, वो उनका था जिन पे गलती से रात लग गया और वो खा के बेचारे। चल अभी ये सेक्शन कवर हो गया, इसमें यही कुछ था। सेक्शन हाँ, अब जो है ना ये हाँ ये वैल्यू जो मालूम करता है ना बहुत ज़रूरी है। कि वही मैं कह रहा था कि वैल्यू को पता हो, क्योंकि वैल्यू अभी मैंने अभी बताया कि अगर वैल्यू को पता होगा तो सही जो है ना वो ड्यूटी निकलेगी। अगर वैल्यू का नहीं पता तो सही ड्यूटी कैसे निकलेगी। तो अब डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। होता पता क्या था कि मैं और मेरा भाई दोनों कारोबार कर रहे हैं, तो मैं अपने भाई को 100 रुपये वाली चीज़ पर बेचता हूँ, कहता हूँ 10 रुपये की है, 10 रुपये की बेच रहा हूँ, तो 10 रुपये के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर एक चीज़ की वैल्यू है 100 और मैं अपने भाई को बेचता हूँ तो 100 है और इस पर 15% हम सपोज कर रहे हैं तो कितना लगेगा 15। ठीक है, लेकिन अपने भाई को बेचता हूँ मैं कह रहे तो 100 नहीं है 10, 15% लगेगा तो कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे आ गई सही। उन्होंने कहा कि यार ये जरूरी है कि वैल्यू को सही तरीके से मालूम करो, डिटरमिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ ड्यूटी। आप भाई भाई ना खेलो, बल्कि जो गवर्नमेंट कह रही है वो करो। हाँ, गवर्नमेंट कहती है हमें भी भाई बनाओ ना और अपना पूरा पैसा दो। ये इसके बारे में बात हो रही है। तो वो कहता है कि कैसे करना है, कैसे मालूम होगी वैल्यू। तो ये जिस तरह मैंने कहा कि फेडरल एक्साइज एक्ट बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखता है सेल टैक्स एक्ट से, तो उसने कहा कि जिस तरह सेल टैक्स एक्ट में वैल्यू मालूम की जाती है ना, कहता है सेक्शन 2 क्लास 42 ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990, जिस तरह वैल्यू मालूम की जा रही है सेल टैक्स एक्ट की क्लास 42 ऑफ सेक्शन 2 में, उसी तरह आप वैल्यू मालूम होगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी में। सही। अच्छा, तो ये वैल्यू जो है ना बैच 1 को तो इस वैल्यू पे हमने बड़ा काम किया था। जी नवाज साहब। जी सर। कौन सी वैल्यू नवाज साहब ऐसे ना करें कि आपको हम नहीं कह रहे थे कि कौन सी वैल्यू, क्योंकि आपने इस वैल्यू को बड़ी वैल्यू दी थी। ठीक है, 17 और हाँ ये नहीं ये वैल्यू मुख्तलिफ तरीकों से हमने वैल्यू 5-6 थी फेयर मार्केट वैल्यू
हमने इस वैल्यू को बड़ी वैल्यू दी थी। तो आप लोग अभी इसको ये देखें कि अप टिल नाउ इसको यही रखें कि किसके मुताबिक है, सेक्शन 2 क्लास 42 के मुताबिक जो वैल्यू मालूम होगी वो डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू के हिसाब से वो वैल्यू दी जाएगी फेडरल एक्साइज ड्यूटी। लेकिन जब ये ले रहे होंगे बेसिकली यार इसके अंदर ये वैल्यू मालूम करते हुए इसमें वो ड्यूटी भी डाल देता था, और ड्यूटी कौन सी वाली, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। कहता है लेनी वैल्यू यही है तो ये कह रहा है, लेकिन इसमें से डिडक्ट कर दो, माइनस कर दो क्या, ड्यूटी। देखो फॉर एग्जांपल इसके लिए सेल टैक्स एक्ट में 42 में वो वैल्यू मालूम करता था कि 100 रुपए की आपकी चीज, इसमें 10 इनकम टैक्स के, 10 फेडरल एक्साइज ड्यूटी के, ठीक है, और 10 किसी और के, किसी भी चीज के, टोटल हो गया 130। तो 130 के ऊपर 17% सेल टैक्स लगाओ। बात समझ आई? तो अब वो कह रहा है कि मोहतरम मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यही वाली जिस तरह मालूम करते थे, लेकिन इसमें से फेडरल एक्साइज ड्यूटी माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू होगी। इसको हम यूज करके हम आगे जो है क्या कर सकते हैं, ड्यूटी मालूम कर सकते हैं फेडरल एक्साइज की। ये बात कहना चाह रहा हूँ। पॉइंट हो गया क्लियर? अच्छा नहीं, अभी वो इसमें वो कहते हैं अगर सर्विसेज हो तो गुड्स होंगे तो वो तो वहां पे होगी, अगर सर्विसेज हैं तो सर्विसेज के चार्जेस क्या होंगे। कहता है कि उसकी जो आप फी पे करोगे सर्विसेज की वो समझी जाएगी ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि कुछ सर्विसेज होती हैं जिसके साथ एंसिलरी सर्विसेज भी होती हैं, कुछ सपोर्टिव, कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी होती हैं, कुछ एक्स्ट्रा एमेनिटीज भी दी जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा यूटिलिटीज भी दे दी जाती हैं। लाइक आप घर किराए पे लेते हो या कोई और सर्विस इस तरह की लेते हो, साथ में नौकर दे दिया, कमरा लिया तो सर्विसेज और ली, साथ में क्या मिल गया, एक बंदा आपके साथ साथ बैग लेके चलेगा, वो फ्री है। तो वो कहते हैं कि जनाब जब ड्यूटी कैलकुलेट होगी ना, एक तो जो आपने दी है वो, और साथ में जो फ्री मिला है फ्री वाले को भी ऐड करोगे, उसकी वैल्यू भी ऐड करोगे और उसके ऊपर ड्यूटी लगाओगे। जो फ्री वाला मिल गया उसकी भी क्या करोगे, ऐड करोगे। अब तीसरा उसने कहा कि क्या आप इंपोर्ट करते हो जी इंपोर्ट। इंपोर्ट करते हुए फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। तो इंपोर्ट करते हुए वैल्यू कौन मालूम करता है, जो कस्टम वाला खड़ा है वहां पे वैल्यूएशन ऑफिसर होते हैं जिनकी अक्सर वैकेंसीज आ जाती है, कस्टम इंस्पेक्टर भी आता है और वैल्यूएशन ऑफिसर की पोस्ट भी आती है, बड़ी तगड़ी पोस्ट होती है। सही पैसा कमाना है तो वैल्यूएशन ऑफिसर रेडी है। तो वैल्यूएशन ऑफिसर जो है ना उनके पाकिस्तान में अकाउंट नहीं होते, उनके फाइल नहीं होते। अच्छा तो इंपोर्ट करते हुए कहते हैं, इंपोर्ट करते हुए वैल्यू कौन सी कहते हैं, जिस तरह कस्टम ड्यूटी के लिए वैल्यू मालूम होती है ना, उसी तरह क्या होगी एफडी के लिए वैल्यू मालूम हो जाएगी। और कस्टम के लिए ड्यूटी किस तरह मालूम हो रही होती है, सेक्शन 25 किसका, कस्टम एक्ट का 1969। ये याद रखना है कि 2-3 एक्ट है जिनको याद रखने की जरूरत है। कस्टम एक्ट 1969, बैंकिंग ऑर्डिनेंस 1962, ठीक है, इस तरह के और भी अगर कोई सही। तो कहते हैं इंपोर्ट के वक्त जो कस्टम ड्यूटी के लिए जिस तरह वैल्यू मालूम की जाती है, और आई बिलीव सेक्शन 25 ही है, हाँ सेक्शन 25 ही है, जिस तरह वो हो रही है। तो अदनान साहब इसी तरह करना है आपने, गप्पे नहीं निकालनी है यहाँ पे। एक्स्ट्रा चीजें बता रहे हैं, बैंकिंग का और भी कुछ बता रहे थे। अच्छा फिर वो कहता है कि यार कुछ चीजें जो होती हैं ना, कुछ गुड्स जो होती हैं वो उन पे ड्यूटी लग रही होती है रिटेल प्राइस के हिसाब से।
कुछ जो गुड्स होती हैं उन पे ड्यूटी कैसे लग रही होती है? रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस वही होती है जो कंज्यूमर पे करता है, चीज़ को उठा के घर ले आता है। मुझे रस चाहिए, मैं दुकान पे जाता हूँ, 10 वाला पैकेट लेता हूँ, जो पैसे लेता हूँ वो मैंने क्या पे किया? रिटेल प्राइस पे, क्योंकि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने वो रस ला के खानी है। रस शायद, रस समझते हो रस क्या होता है? नहीं समझते। यही तो मसला है कि यार हम लोगों के पास एक डिवर्सिफाइड किस्म का क्लास है, ठीक है, तो हम कोई और चीज़ लेने जाते हैं, ठीक है। आप चीज़ क्या खाने के लिए? ब्रेड। ब्रेड का तो पता है ना, हम ब्रेड लेने जाते हैं। ब्रेड लेने गया शॉप पे ब्रेड लेने गया। ब्रेड मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में भी समझी जाती है और ब्रेड यहाँ पे भी समझी जाती है, लाहौर में भी, पिशावर में भी, और बाकी एरियाज हैं, सिंध में भी, कराची में भी ब्रेड होती है। तो मैं ब्रेड लेने गया, ब्रेड ला के मैंने उसको ब्रेड लेते हुए मैंने कोई पैसे दिए बेकरी वाले को, ठीक है। तो हमारे पास बेकरी वाले भी बैठे हुए हैं तो बेकरी वाले को मैंने पैसे दिए, उनसे मैंने ब्रेड ली। जो मैं पैसे दे रहा हूँ वो उनको मैं रिटेल प्राइस दे रहा हूँ, क्योंकि मैं रिटेलर से खरीद रहा हूँ, मैंने जाके उसको कंज्यूम करना है, नाश्ता करना, ठीक है। तो रिटेल प्राइस के हिसाब से भी ड्यूटी लगती है। जब रिटेल प्राइस के हिसाब से ड्यूटी लगेगी तो जो ब्रेड बना रहा होगा, मैन्युफैक्चरर ऑफ द ब्रेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेड, तो मैन्युफैक्चरर ऑफ ब्रेड ने रिटेल प्राइस मुंतखब की होगी कि इतने की बिकेगी। देखो जो मैन्युफैक्चरर कर रहा होता है वही ऊपर ठप्पे लगा रहा होता है ना, थोड़ा ठप्पा में प्रिंट कर रहा होता है, प्रिंट हुआ होता है एनवेलप के ऊपर, तो वो रिटेल प्राइस लिख रहा होता है। तो कहते हैं जो मैन्युफैक्चरर ने जो रिटेल प्राइस लिखी होगी उस हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, उस हिसाब से ड्यूटी ली जाएगी। फिर वो कहता है कि यार FBR भी बड़ा सियाना है, उसने कहा कि ये मैन्युफैक्चरर बड़ा तेज है। ये जब ब्रेड को क्लिफ्टन एरिया में बेचता है कराची में तो रेट कुछ और लेता है, और जब ये डिफेंस और उससे आगे पहुंचता है तो ये रेट क्या करता है? हाँ, या आप इस तरह करो कि जब ब्रेड को शराब कोर्ट में बेचता है तो रेट कुछ और लेता है, या लियारी में बेचता है तो रेट कुछ और लेता है, और जब इसी ब्रेड को ये डिफेंस में ले जाता है तो रेट कुछ और लेता है। चीज एक ही है और उसकी थोड़ी सी वैरायटी है बस। तो कहते हैं फिर टैक्स कैसे होगा, फिर ड्यूटी किस पे लगेगी? तो यहाँ पे रिटेल प्राइस 100 लेता है, डिफेंस में ले जाता है 200 ले लेता है, तो फिर कहता है हायर वाले पे, ठीक है। एक ही ब्रांड की जब जो मुख्तलिफ प्राइसेज हैं तो जो हाई वाली प्राइस होगी ड्यूटी उसके हिसाब से लगेगी, ना कि लोअर वाली के हिसाब से। और ये जब आप चीज़ें बेचोगे तो आप वो बार बार आपको हुक्म कर रहा है कि इसको प्रोमिनेंटली सही तरीके से डिस्प्ले करोगे, ये ना हो कि पढ़ा ही ना जाए कि कितनी लिखी हुई है। जब आप उस पर प्रिंट करवाओगे, इनग्रेव करवाओगे, लिखवाओगे तो सही तरीके से पढ़ी जाएगी कितनी है, ठीक है जनाब। आज हमजा आप ऑफ लग रहे हो। हाँ जी, उस वेदर चेंज हो रहा है तो अपना ख्याल करें। फिर वो कहता है कि यार बोर्ड जो है ना, मैं यही बता देता हूँ कि बोर्ड अच्छा इसको ना बंद करके दोबारा स्टार्ट कर।